जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे के बायोलॉजी के 100 PYQ क्वेश्चन की। ठीक है, जो किसी न किसी रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपका एलपी का एग्जाम होने वाला है, या टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है, या ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, या रेलवे स्पेशल कोई भी एग्जाम होने वाला है, तो ये जो क्लास है आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, इस क्लास में एकदम क्वेश्चन लड़ा देंगे हम सेम टू सेम। ठीक है, तो पूरा क्लास देखिए, 100 क्वेश्चन देख करके जाइए, आपको इस क्लास से काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और देख लेते हैं। देखिए, ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सब जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन पादप से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रूट हेयर कहा जाता है। जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं ना, उसमें लंबे रोम जैसे भाग होता है, जिसको क्या कहा जाता है? तो इसको रूट हेयर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी पौधे के वनस्पति भाग को क्या कहा जाता है? तो किसी पौधे के वनस्पति भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी पौधे के जो वनस्पति भाग होते हैं ना, उसको कहा जाता है जड़, तना और पत्तियां। ठीक है, वनस्पति भाग को जड़, तना और पत्तियां कहा जाता है। और ये भी आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है। और अगर आप PYQ क्वेश्चन लगाते हैं ना, PYQ क्वेश्चन का सेट लगाते हैं, तो इससे आपको एक अंदाज़ा मिलता है कि कौन कैसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा। इसीलिए आपको PYQ क्वेश्चन लगाना जरूरी है। अगर आपका LP का एग्जाम होने वाला है तो PYQ क्वेश्चन जरूर लगा करके जाइए, इससे एग्जाम में आपको काफ़ी फायदा दिखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कि खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एवं राइजोम क्या है? तो ये एक भूमिगत तना का उदाहरण है। अदरक और राइजोम क्या है? तो ये भूमिगत तना का उदाहरण है। तो भूमिगत तना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हम आलू पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? जब हम आलू खाते हैं ना, तो पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलू का भी हम ताना ही खाते हैं। और ये देखिए आरआरबी जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि हाल ही में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है कि पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत क्या होती हैं? तो पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और जो निचली परत होती है ना, ये भोजन का संश्लेषण करती है। पत्तियों में जो कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत होती है, वो क्या करती हैं? तो ये भोजन का संश्लेषण करती है। तो ऑप्शन नंबर सी भोजन का संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है पत्तियां जो है ना, ये पौधे के गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? तो ये पत्तियां जो है ना, ये पौधे में गैसों के आदान प्रदान में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग करता है। और ये देखिए ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान गैस के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है। रंध्रों के माध्यम से पौधों में क्या होता है? ये गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रंध्र स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पत्तों में जो ये रंध्र स्थित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। बताना है कि फूल का एक मादा प्रजनन अंग कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रीकेसर जो है ना, ये मादा प्रजनन अंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि डैश अंडप का एक भाग नहीं है। बताना है कि अंडप का कौन भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुंकेसर जो है ना, ये अंडप का भाग नहीं होता है। ये जो होता है पुंकेसर क्या होता है? तो ये जो है ये अंडप का भाग नहीं होता है। इसके अलावा जो ये वर्तिकाग्र है, अंडाशय है और स्टाइल है, ये अंडप का भाग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि डैश ये पुंकेसर के भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परागकोश और पुतंतु जो होते हैं ना, परागकोश और पुतंतु जो होते हैं, ये पुंकेसर के भाग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि डैश एक लिंगी पुष्प होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पपीता जो होता है ना, ये एक लिंगी पुष्प होता है और ये आपके एग्जाम के लिए भी रहने वाला है। इसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये पपीता जो है, इसका जिक्र जो है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए ये एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो इसको बहुत आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये एमसीक्यू रहने वाला है कि एक लिंगी पुष्प कौन होता है, द्विलिंगी पुष्प कौन होता है, ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ये देखिए, ये भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है। पपीता जो होता है एक लिंगी पुष्प होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि डैश को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है सरसों को कैसे जाना जाता है, उभयलिंगी के रूप में जाना जाता है। और पपीता को एक लिंगी कहा जाता है, हम लोग ऊपर देख लिए हैं, ठीक है। और ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी एलपी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है और टेक्नीशियन के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, 5 बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ चुका है, तो इसीलिए इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूलों के जो नर प्रजनन भाग होते हैं ना, उसको पुंकेसर कहा जाता है, ठीक है। पुंकेसर कहा जाता है फूल के नर प्रजनन भाग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है फूलों के वह हिस्सा जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है। फूलों के वह हिस्सा जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पुष्पासन कहा जाता है। जो आधार पर यानी कि जो ऊपर होता है ना, उसको पुष्पासन कहा जाता है, और ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि परागकण किसमें पाए जाते हैं, तो परागकण पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं, तो ये परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परागकोश, परागकण कहाँ पाए जाते हैं, तो ये परागकोश में पाए जाते हैं। और ये देखिए आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन दोनों के एग्जाम में पूछा हुआ है एक साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है। जो पुष्प होता है ना, उसके मध्य में यानी कि बीच में कौन स्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्पेल, जो पुष्प का कार्पेल होता है ना, ये पुष्प के मध्य में यानी कि बीच में स्थित होता है, ठीक है। और ये देखिए आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन दोनों के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जरूर आप लोग ध्यान में रख करके एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को आ रहा है कि एक फूल के प्रजनन भाग कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फूल के प्रजनन भाग होता है ना, उसको पुंकेसर और कार्पल्स कहा जाता है। पुंकेसर और कार्पल्स फूल के प्रजनन भाग होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग होता है पुंकेसर और स्त्री केसर। प्रजनन के लिए कौन सा फूलों का अंग होता है, तो ये स्त्री केसर और पुंकेसर जो होता है ना, यहाँ पर प्रजनन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है, और इसी को जो अंग्रेजी में सिस्टगमा कहा जाता है, ठीक है। तो पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, तो इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है। जो पुष्प होते हैं ना, उसके मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको कार्पेल कहा जाता है, और ये स्त्री केसर का एक भाग होता है, ठीक है। ये स्त्री केसर का एक भाग होता है कार्पेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 10 पौधों का नर प्रजनन अंग है। पौधे का जो नर प्रजनन अंग होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुंकेसर जो होता है ना, पौधे का नर प्रजनन अंग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है। वनस्पति जनन में कौन सा भाग हिस्सा नहीं लेता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूल जो होता है ना, फूल पौधे का जो फूल होता है वो वनस्पति जनन में भाग नहीं लेता है। इसके अलावा जो ये पत्ते होते हैं, तना होते हैं और जड़ होते हैं, ये वनस्पतिक जनन में भाग लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोध में विकसित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोध के रूप में विकसित होने वाला है ये परांकुर उसको कहा जाता है। परांकुर जो होता है ना, अंकुरण के दौरान जो विकसित होता है, ठीक है।
और ये देखिए ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि डैश बीज के 3 भाग होते हैं। बीज के 3 भाग कौन होते हैं जिसका नाम हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीज के जो 3 भाग होते हैं ना उसको कहा जाता है बीज पत्र, मूलांकुर और परांकुर इसको कहा जाता है। बीज के जो 3 भाग होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है बीज पत्र कहा जाता है, मूलांकुर कहा जाता है और परांकुर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज के डैश में संग्रहित करते हैं। तो पौधे जो होते हैं ना भविष्य के लिए खाद को बीज में संग्रहित करते हैं, उसको कहा जाता है कि कोटिलेडोन इसको कहा जाता है, कोटिलेडोन उसको कहा जाता है जिसमें ये संग्रहित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि डैश पौधे के बीज में एक खाद भंडार के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे के बीज में खाद भंडार के रूप में कार्य करता है उसको बीज पत्र कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बीज पत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि जो टमाटर होता है ना वो किसका एक उदाहरण होता है। तो टमाटर एक फल का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी फल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए एनटीपीसी के एग्जाम में पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा हुआ, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है एनटीपीसी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। जो 4 ऑप्शन दिया है ना इसमें से किसका फल के रूप में प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर का उपयोग फल के रूप में नहीं होता है, फल में आता है लेकिन इसका प्रयोग टमाटर का प्रयोग जो होता है ना फल के रूप में नहीं होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये नाशपाती है, सेब है ये और स्ट्रॉबेरी है, इसका प्रयोग फल के रूप में होता है। फल तो है लेकिन फल के रूप में प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी टमाटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुजीवी फल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो लीची होता है ना, ऑप्शन नंबर सी लीची, ये फल जो है ना ये बहुबीजी फल नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा जो होता है ये पपीता, सेब, अनार ये बहुबीजी फल होता है। बहुबीजी फल मतलब जिसके बीज में ना जो ज़्यादा जो दाना होता है ये बिया उसी को कहा जाता है, उसी को कहा जाता है बिया, उसी को क्या कहा जाता है, बिया या दाना कहा जाता है। जिसे छोटे छोटे होते हैं वो पपीता में बहुत अधिक मात्रा में होता है, सेब में भी होता है छोटे छोटे और अनार में भी होता है। लेकिन जो ये लीची में होता है वो नहीं पाया जाता है, एक ही पाया जाता है जो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, तो इसीलिए पूछा है कि बहुबीजी फल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी लीची हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मटर जो होता है ना एक फलीदार पौधा होता है। फलीदार पौधा कौन होता है, तो मटर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केले का जो खाने योग्य हिस्सा होता है उसको कहा जाता है अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति। केले का कौन सा भाग खाया जाता है, तो केले का जो अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति दोनों ही खाया जाता है। इसी को अंग्रेजी में एंडोकार्प एंड मीसोकार्प कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में पूछेगा तो इंडोकार्प एंड मीसोकार्प इसको कहा जाता है। ये बहुत MCQ क्वेश्चन रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। अगर आप सेट लगाइएगा ना तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केला एक ऐसा फल है ना, केला एक ऐसा फल है जो एक अपने जीवन काल में एक ही बार फूल और फल देता है। ठीक है, ये और यही क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी केला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि डैश पादप का एक वर्धी भाग नहीं है। पूछा है कि कौन सा वर्धी भाग नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फल जो है ना ये पादप का एक वर्धी भाग नहीं होता है, और इसके अलावा जो ये पत्ती है, जड़ है और ये तना है ये वर्धी भाग होता है। पूछा है कि नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है उसको बोरान कहा जाता है। बोरान जो होता है ना ये पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है, ये पोषक के रूप में काम करता है बोरान पौधे के सूक्ष्म के लिए। ठीक है, सूक्ष्म पोषक के रूप में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पादप अंगों में से जो ये पत्ती होता है ना ये श्वसन अंग होता है। ठीक है, श्वसन अंग के रूप में कौन कार्य करता है, तो पादप अंगों में ये पत्ती होता है ये श्वसन के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि पर्यावरण अजैव अवयव का उदाहरण बताइए। एक पर्यावरण का अजैव अवयव होता है ना, उसका उदाहरण हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजैव के रूप में वायु को जाना जाता है, ठीक है। अजैव के रूप में किसको कहा जाता है? वायु के रूप में कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि हरे हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जो पौधे हरे होते हैं ना, जब पौधा हरा होता है तो उसको कितने प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जब पौधे हरे होते हैं। जब पौधे हरे होते हैं तो उन्हें 17 प्रकार की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्न में से पौधे के लिए आवश्यक स्थूल पोषक तत्वों का चुनाव कीजिए, ठीक है। जो पौधों के लिए आवश्यक स्थूल पोषक तत्व हैं उसका चुनाव करना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस, ठीक है, कार्बन और ये नाइट्रोजन, ये जो होते हैं ना पोषक तत्व के रूप में कार्य करते हैं पौधों के लिए, ठीक है। कौन कौन काम करता है? तो एक फास्फोरस हो जाएगा, एक नाइट्रोजन हो जाएगा और एक कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब बताना है कि कौन सा इसमें जो है पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सोडियम तत्व होता है ना, सोडियम तत्व ये पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता है। इसके अलावा ये कैल्शियम, फास्फोरस और ये नाइट्रोजन जो होते हैं ये पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोरान होता है ना, पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है, ठीक है। बोरान क्या होता है? तो ये पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि पौधों के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताना से पौधे के जूट भाग की प्राप्ति होती है। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो ये ताना से जूट की प्राप्ति होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्नलिखित मसलों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। मसलों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। जो हल्दी होता है ना ये ताना से प्राप्त होता है, ठीक है। लौंग भी ताना से प्राप्त होता है और दालचीनी भी ये भी ताना से ही प्राप्त होता है। लेकिन इसमें पूछा है कि जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला बताइए, तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फफूंदी को जो होता है ना, फफूंदी बरसात के मौसम में जो एक छत्ते की तरह उग जाता है उसी को फफूंदी कहा जाता है, ठीक है। ये छत्ते की तरह उग जाता है उसी को फफूंदी कहा जाता है। तो पूछा है कि सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी फफूंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि अदरक एक ताना है न कि एक जड़, इसका कारण क्या है। मतलब क्यों अदरक एक ताना है एक जड़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पर्व तथा पर्व संधि होते हैं, इसमें पर्व संधि होते हैं, इसी का कारण ये अदरक एक ताना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि बोगनविलिया पौधे अपनी शाखाओं पर आकर्षक रंग के लिए होते हैं। यह किसके विकास को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सहायक पंखुड़ियों के विकास को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि अनानास एक क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपोजिट फल है अनानास। अनानास कैसा फल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपोजिट फल का उदाहरण है एक अनानास, ठीक है। और ये देखिए आरआरबी चंडीगढ़ के स्टेनोग्राम एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अगला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि रिक्त स्थानों में, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों में, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वो किस समूह से संबंधित होते हैं।
एक ऐसा समूह का नाम बताना है जिसमें पौधे जो होते हैं ना विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, जिसमें पौधों के विभिन्न भाग नहीं उपस्थित होते हैं, वो कौन सा एक भाग है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैलोफाइटा होता है ना, ये पौधे के विभिन्न भाग इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसमें नहीं पाया जाता है और यही पूछा है कि इसमें नहीं पाया जाता है, तो थैलोफाइटा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा शरीर संवहनी पौधों का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कारा जो है ना, ये ऐसा पौधा है जिसका गैर संवहनी पौधे का उदाहरण है इसका शरीर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं उसको क्या कहा जाता है? एक ऐसा पादप समूह का हमको नाम बताना है जिसमें पौधे में जड़ भी नहीं पाया जाता है, दाना और पत्तियां तीनों नहीं पाया जाता है, वो कौन सा समूह है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस समूह को थैलस समूह कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़, तनु और पत्तियों में अलग नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक स्पाइरोगेरा है ना, एक शैवाल का उदाहरण है। स्पाइरोगेरा क्या है? तो ये एक शैवाल है जिसका जो बॉडी होता है ना, प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनु और पत्तियों में अलग नहीं होता, यानी कि ये तीनों टूटता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी स्पाइरोगेरा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से डैश में पाए जाते हैं। तो ये शैवाल जो होते हैं ना सबसे प्राचीन पौधे हैं और विशेष रूप से ये पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी पानी में पाए जाते हैं, ये पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये शैवाल पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित शैवाल का उदाहरण है क्लेमाइडोमोनस, ये जो है ना, ये क्लेमाइडोमोनस, ये एक हरा शैवाल का उदाहरण है, हरित शैवाल का उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि डैश पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? ये पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी और एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है ये एमसीक्यू रहने वाला है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है? ब्रायोफाइटा नहीं है का उदाहरण बताना है कि कौन इसमें से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारा जो होता है ना, ये चारा होता है जो कि काफ़ी लंबा होता है और बहुत पतला होता है, ठीक है। चारा जो होता है लंबा होता है और काफ़ी पतला होता है, ये जो है ब्रायोफाइटा का उदाहरण नहीं है। और इसके अलावा जो ये मार्केंसिया है, फ्यूनेरिया है और ये रिक्सिया है, ये जो ये ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं, ठीक है। और ये देखिए 3 बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राइजाइड्स के बारे में गलत है? राइजाइड्स के बारे में बताना है कौन सा इसमें 4 कथन दिया है, कौन सा इसमें गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें पूर्ण विकसित ताना, जड़ और पत्तियां होते हैं। इसमें पूर्ण विकसित ताना और जड़ पत्तियां होते हैं, यही जो गलत है। इसमें जो होते हैं ये पूर्ण विकसित ताना, जड़ और पत्तियां नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं, लेकिन इसमें दिया है कि होते हैं, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स की निचली बाहरी त्वचा जिसको एपिडर्मल कहा जाता है कि कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको कहा जाता है राइजाइड। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको राइजाइड कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि स्पाइरोगैरा और प्लेनेरिया में डैश होता है। स्पाइरोगैरा और प्लेनेरिया में डैश होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रमशः बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निषेचन भी होता है, नहीं निषेचन नहीं, पुनर्जनन और विखंडन और क्रमशः पुनर्जनन दोनों होता है। ए नहीं होगा, ठीक है, इसमें ए नहीं होगा बल्कि विखंडन और पुनर्जनन दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों होता है। फिर से इसको एक बार बता देते हैं। स्पाइरोगैरा और प्लेनेरिया में जो होता है ना, ये विखंडन भी होता है और ये पुनर्जनन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि
बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमीटाइफाइटा और स्पेरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीव चक्र साझा करते हैं, जिनके संवहनी पौधे सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है टेरिडोफाइटा। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको टेरिडोफाइटा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 को आ रहा है कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाया जाता है, यानी कि टेरिडोफाइटा के जो समूह के पौधे होते हैं उसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में जो ये फूल नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये पाता पाया जाता है, जड़ भी पाया जाता है और तना भी पाया जाता है, लेकिन इसमें फूल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 को आ रहा है कि निम्नलिखित समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं, मतलब निम्नलिखित जो समूह होता है पौधे में क्या नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मार्सिलिया जो होते हैं ना पौधे के समूह में नहीं पाया जाता है। ठीक है, मार्सिलिया जो पौधे के समूह में नहीं पाया जाता है, ये पौधे की प्रजाति नहीं है। इसके अलावा जो ये है कलैडोफेरा, यूलोथ्रिक्स और ये कारा, ये जो है ये पौधे के समूह में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है? मतलब किस पौधे में जो है शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मर्सिलिया पौधे होते हैं ना, इसको जड़, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मर्सिलिया पौधा में जो होता है ना, ये गुप्त प्रजनन होता है, गुप्त प्रजनन अंग होता है किसमें? तो ये मर्सिलिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? किसमें जो है आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवदार के जो बीज होते हैं ना, देवदार के जो बीज होते हैं इसमें आवरण रहित बीज पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि नग्न बीजी किसमें होते हैं? नग्न बीजी किसमें होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाइनस जो होता है ना, पाइनस, इसमें नग्न बीजी होता है। पाइनस का बीज कैसा होता है? ये नग्न बीजी होता है। और ये देखिए आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन दोनों के एग्जाम में एक साथ पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। कह रहा है कि अनावृत या नग्न बीज डैश में निर्मित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनावृत या जो नग्न बीज होते हैं ना, ये अनावृत बीजी में, या इसी को कहा जाता है जिम्नोस्पर्म, इसी में ये निर्मित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है? कौन सा इसमें बताना है कि जिम्नोस्पर्म है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चीड़ होते हैं ना, चीड़, ये जिम्नोस्पर्म का एक उदाहरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको कहा जाता है फेनरोगम। इसको फेनरोगम कहा जाता है। जो अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं उसको कहा जाता है फेनरोगम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा है कि किसमें बेसेल्स प्रमुख जल संक्रमक कोशिकाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बेसेल्स प्रमुख जल संक्रमण कोशिकाएं ना, उसको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह में परागण होता है? कौन से पादप समूह में परागण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवृत बीजी में जो होता है ना, ये आवृत बीजी में पादप समूह में परागण होता है। ठीक है, ये आवृत बीजी एक ऐसा पादप का समूह है जिसमें परागण होता है। ठीक है, यही पूछा है कि कौन सा ऐसा समूह है जिसमें परागण होता है? तो आवृत बीजी एक ऐसा समूह है जिसमें परागण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि एंजियोस्पर्म, जिसको आवृत बीजी कहा जाता है, कि प्रजनन भाग को क्या कहते हैं? तो प्रजनन भाग को क्या कहते हैं, या प्रजनन भाग कहाँ होता है? तो एंजियोस्पर्म या ये आवृत बीजी होते हैं ना, ये पुष्प में इसका प्रजनन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पुष्प हो जाएगा, यहीं पर प्रजनन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि द्विनिषेचन डैश का एक गुण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवृत बीजी जो होते हैं ना, आवृत बीजी, इसी में द्विनिषेचन का गुण पाया जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 को आ रहा है कि वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें 2 बीज पत्र होते हैं ना उसको कहा जाता है द्विबीजपत्री पौधे उसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 को आ रहा है कि आवृतबीजी जिसको कहा जाता है एंजियोस्पर्मिक पौधे की पत्तियों में डैश प्रकार की शिरा रचना होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्रकार की शिरा रचना होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को आ रहा है। 60 को आ रहा है कि द्विबीजपत्री पौधा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शकरकंद का बेल जो होता है ना वो द्विबीजपत्री का पौधे का एक उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 71 को आ रहा है कि डैश एक बीजपत्री जिसको मोनोकाट पौधा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लहसुन का जो पौधा होता है ना वो एक बीजपत्री होता है। ठीक है, ये एक बीजपत्री का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को आ रहा है कि हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोफाइट बिना मिट्टी का पौधा जो उगता है ना उसी को कहा जाता है हाइड्रोफाइट। जो पौधा बिना मिट्टी का पौधा होता है उसी को कहा जाता है हाइड्रोफाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला देख रहे हैं, कह रहा है कि एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं। एपीफाइट वो पौधे होते हैं, एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन के लिए। जो पौधे दूसरे पर आश्रित रहते हैं भोजन के लिए उसको कहा जाता है एपीफाइट, उसको एपीफाइट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 64 कह रहा है कि हर्बेरियम एक क्या है, हर्बेरियम एक क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एक केंद्र है जहाँ चिकित्सा उपयुक्त पादपों का संग्रह किया जाता है। हर्बेरियम जो होता है ना एक केंद्र है जहाँ चिकित्सक उपयुक्त पादपों का संग्रह किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांसभक्षी पौधे का उदाहरण है वह कटरवट जो होता है ना कटरवट, ये मांसभक्षी पौधा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक संबंधित है। हाइड्रोपोनिक किससे संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि को कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। ऐसे पौधे की वृद्धि जो बिना मिट्टी के हो उसी को कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक्स उसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ भूमिगत खाद्य दाना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अदरक जो होता है ना ये भूमिगत दाना का उदाहरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में डैश होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानगत निरंतरण वृद्धि होती है। पादप और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में जो होता है स्थानगत निरंतरण वृद्धि होती है। पेड़ पौधों में वृद्धि होती है वो अस्थायी वृद्धि होती है, यानी कि एक ही जगह वृद्धि होगा। पेड़ एक जगह गाड़ा है और वहीं पर वृद्धि हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो प्राणियों में वृद्धि होता है कि वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, लेकिन ये जो है ये पादप जो होते हैं ना पेड़ पौधे एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं, और यही अंतर यह पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानगत निरंतरण वृद्धि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 अगला कह रहा है कि कौन सा पौधा तीव्र गति से बढ़ता है। कौन सा एक ऐसा पौधा का उदाहरण है जो तीव्र गति से बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है ना वो बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। यूकेलिप्टस जिसको हम लोग लिप्टस भी कहते हैं वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि आलू किस कुल का पौधा है। आलू जो होता है वो बताना है कि कौन से कुल का पौधा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोलेनेसी कुल का पौधा है आलू, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ल्यूगोमिनियस कुल में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दाल होता है ना ये ल्यूगोमिनियस कुल में आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।